संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अभिव्यक्ति भाग 2। संप्रेषण का तीसरा धरातल व्यक्ति के मन का है। वास्तव में अभिव्यक्ति की कामना मन में ही उठती है, भाव भी यहीं पैदा होते हैं। मन इन्हीं भावों का संप्रेषण करता है, जिसका प्रभाव सामने वाले के मन पर पड़ता है। न शरीर बीच में आता है, न बुद्धि। इस धरातल पर भाषाएं भी काम नहीं आती, दूरी का भी कोई अर्थ नहीं है। आप 4 प्रकार के व्यंजन खाकर यह बता सकते हैं कि कौन सा आपकी माँ ने बनाया है और कौन सा आपकी पत्नी ने। हमारे यहाँ तो किसी को हिचकी भी आती है तो कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। एक एक कर सभी प्रियजनों एवं स्वजनों के नाम लेने लगते हैं और जिसका नाम लेते ही हिचकी रुक जाए वही याद करने वाला मान लिया जाता है। मन भावों का केंद्र है, भाषा का नहीं। मन में राग द्वेष आदि वृत्तियाँ होती हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति में दिखाई देता है। दुख सुख, आशा निराशा, भय अभय आदि सभी भाव मन के ही हैं। मन की अभिव्यक्ति चूँकि मन को ही प्रभावित करती है, अतः यह उन्हीं लोगों के बीच होती है जिनमें परस्पर आत्मीयता के भाव होते हैं। जीवन व्यवहार में मन और आत्मा को एक ही रूप में देखा जाता है। इस दृष्टि से मन के समर्पण भाव, श्रद्धा, निर्मलता, एकत्व, आश्रित भाव आदि को मन की अभिव्यक्ति के साथ साथ आत्मचिंतन का धरातल माना जा सकता है। हमको ये इच्छाएं मन में ही उठती दिखाई देती हैं, जबकि आत्मा के धरातल की एक विशेषता यह है कि वहाँ संप्रेषण या संवाद व्यक्ति स्वयं के साथ करता है, अन्य के साथ नहीं। अन्य में केवल ईश्वर या गुरु होता है। यह संप्रेषण का चौथा धरातल है। आपके मन में किसी के प्रति अगाध श्रद्धा है तो आपकी बुद्धि कोई तर्क नहीं करेगी, आपका शरीर भी शांत रहेगा, आप पूर्ण मनोयोग से बात करेंगे, अतः आपकी बात मन को प्रभावित भी करेगी। मन में एक ऐसी शक्ति विद्यमान रहती है कि वह अच्छे और बुरे का भेद करना जानती है। आप पूर्ण मनोयोग से बात करेंगे तभी उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा और सामने वाले की बुद्धि शांत रहेगी। आपके मनोयोग में जैसे जैसे कमी आएगी, सुनने वाले की बुद्धि में उसी अनुपात में तर्क उठते जाएंगे। उसके मन में उत्पन्न प्रभावशीलता घटती जाएगी, विश्वास कम होता जाएगा। अंग्रेजी की कहावत है, ईट वाइल यू ईट एंड प्ले वाइल यू प्ले। इसका अर्थ यह भी है कि जो कुछ कर रहे हो पूर्ण मनोयोग से करो, अन्य विषयों का विचार मत करो। जीवन की सफलता का रहस्य भी यही है। अभिव्यक्ति मानव मन की स्वाभाविक लालसा है, इस पर काबू पाना भी आसान नहीं है। यह चिरस्थायी रहती है। सभी कुछ कह लेने के बाद भी मन में आभास बना रहता है कि शायद कुछ छूट गया है, अथवा पता नहीं मेरी बात को सामने वाले ने सही संदर्भ में समझा होगा कि नहीं आदि। अभिव्यक्ति के गुण के कारण ही तो मानव विशेष प्राणी माना गया है। मानव के विकसित मस्तिष्क ने अभिव्यक्ति की अनेक भाषाएं तैयार कर दी, अनेक माध्यम खोज निकाले और देखते ही देखते वह आज अभिव्यक्ति के एक बड़े जंजाल के बीच फंस गया और उसे इसका आभास तक नहीं हुआ। आज रेडियो, टेलीविज़न, अखबार सब कुछ अभिव्यक्ति के माध्यम ही तो हैं, जो केवल सूचना ही नहीं देते किंतु सिनेमा, नाटक आदि की अभिव्यक्ति प्रभावशील होने के कारण लोग इन्हें ही देखते हैं। हमारी संस्कृति इस अभिव्यक्ति के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी विकृत हो रही है। गीत, संगीत, कला, लोकनाट्य सभी कुछ अपनी अपनी भाषा में कुछ न कुछ कह रहे हैं। इस अभिव्यक्ति का मूल है भाषा। चूँकि अभिव्यक्ति के धरातल अलग अलग होते हैं, विषय अलग अलग होते हैं, अतः भाषा के भी धरातल अलग अलग होते हैं। इसी के अनुरूप अभिव्यक्ति होती है। शरीर की अपनी भाषा है, बुद्धि की अपनी भाषा है, मन की अपनी भाषा है, समाज और राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। इन सब के बीच मातृभाषा का भी अपना विशिष्ट स्थान है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में मातृभाषा के अंकुर समाहित रहते हैं। व्यक्ति की पहचान बनाए रखने में भी मातृभाषा की अपनी भूमिका होती है। कहने को तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, किंतु आज यह भी देखने में आता है कि भाषा स्वयं ही विषय बनती जा रही है। लोग भाषा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किंतु अभिव्यक्ति का धरातल छूटता जा रहा है।
इन अर्थों में अंग्रेजी भाषा का महत्व हमारे यहाँ जिस तेजी से बढ़ा है, वहीं अंग्रेजी साहित्य में वर्णित जीवन क्रम, संस्कृति और व्यवहार भी अपनी जगह बनाने लगे हैं और देखते ही देखते व्यक्ति भार्यता के विभिन्न पहलुओं से अनभिज्ञ होता जा रहा है। भाषा हमारी मानसिकता को बदल देती है। जिस संस्कृति से भाषा जुड़ी होती है, उसी का साहित्य, जीवन शैली और दर्शन हमारा हो जाता है। पराई भाषा धीमे विष का कार्य करती है। एक ही घर के लोगों के विचार भेद आप देख सकते हैं। यदि वे अलग अलग भाषाएं काम में लेते हैं तो उनकी चर्चा भी अलग अलग ही होगी। चूँकि भाषा और व्यवहार में भी अंतर होता है, अतः पराई भाषा की शब्दावली भी शब्दार्थ के आधार पर ही ग्रहण की जाती है। भावार्थ अथवा व्यवहार वहाँ गौण हो जाता है। प्रत्येक अभिव्यक्ति में शब्द होते हैं, ध्वनि होती है, यहाँ तक कि यह ध्वनि लिखने में भी लेखक को सुनाई देती है, पढ़ने में भी पाठक को सुनाई देती है। चेहरे भी लिखने पढ़ने वालों के एक दूसरे को दिखाई पड़ते हैं, भले अनजान ही क्यों न हो। इसी को तो पश्यंती यानी देखना कहते हैं। इसके बाद मध्यमा और वैखरी शब्द और भाषा। जब लोग बोलने से पूर्व भी नहीं सोचते, तब लिखने से पहले कैसे सोच लेंगे, और वह भी सूक्ष्म तरंगों को। आज तो ईमेल का युग है, वहाँ पश्यंती होती ही नहीं, अनुभूत नहीं हो पाती। एक समय था जब हम एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। पत्र को हाथ में लेते ही मन आनंदित हो उठता था। उस लिखने वाले का चेहरा सामने आ जाता और अनुमान लगाते कि क्या लिखा होगा। जैसे जैसे नई तकनीक आती गई, यह सुख पीछे छूटता चला गया। जो नित्य पत्र के सहारे संपर्क में रहते थे, वे घोर निराश हो गए। उनको फोन पर होने वाली बातचीत में वैसा सुख नहीं मिलता। पत्रकार बड़ा इसलिए माना गया कि वह एक साथ अनेक पाठकों का हित चिंतन करता है। पत्र में लिखने से भी कोई पत्रकार नहीं हो जाता। संप्रेषण का एक सिद्धांत है जिसके कारण जीवन में पत्र का मूल्य अथवा महत्व होता है, मनोभाव। पत्र में लिखने वाले के मनोभाव होते हैं, पूर्ण मनोयोग से लिखा जाता है, अतः पढ़ने वाले को मन की वह भाषा सुनाई देती है। लिखने वाले का चेहरा बात करता जान पड़ता है। ऐसा संप्रेषण याद भी रहता है, स्मृति में स्थान बना लेता है। उसका न तो आकलन किया जाता है, न उसकी किसी तरह की आलोचना की ही होती है। बस दो व्यक्ति होते हैं, लिखने वाला, पढ़ने वाला। समाचार पत्र का लेखन इसीलिए कठिन होता है कि उसे हर श्रेणी और समझ के पाठक पढ़ते हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, मनोजीवी एवं आत्मजीवी। अतः पत्रकार की कलम इतनी दक्ष हो कि इन सबको संतुष्ट कर सके। पत्रकार स्वयं किस धरातल पर जीने वाला है, उस पर भी बहुत निर्भर करेगा। पुराने पत्रकार बुद्धिजीवी माने जाते थे, आज तो स्वेच्छा से श्रमजीवी बन गए। तब वे समाज के लिए शिक्षक की भूमिका कैसे निभा सकते हैं? इसके लिए सांस्कृतिक धरातल का बड़ा और मजबूत होना भी अति आवश्यक है। क्या वे पाठक के श्वास के साथ जुड़कर शब्दों के स्पंदन, रक्त को प्रभावित कर सकते हैं, पाठक की प्रकृति आकृति को बदल सकते हैं? इसके लिए पत्रकार को 5-6 घंटे का नित्य पढ़ने का अभ्यास भी होना चाहिए। तब पत्रकार को ज्ञान का अभाव महसूस ही नहीं होगा। पत्रकार पहले स्वयं से प्रश्न करे कि वह पाठक को पत्र क्यों लिखना चाहता है, क्या परिणाम अपेक्षित है, अथवा मात्र सूचना ही देना है। क्या पाठक का रूपांतरण चाहता है, क्या पाठक का आशीर्वाद चाहता है? वे सारे प्रश्न सामने रहें तो किसी मित्र या संबंधी को पत्र लिखते समय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि पत्र में वह स्वयं भी रहे और उसका पाठक भी हर शब्द के साथ चले। आज क्या हो रहा है? मान लें कि पत्र लिखने वाले आदमी को पत्रकार कहते हैं, उसकी जगह पत्र लिखने वाले को पत्रकार कहते हैं। आदमी गायब हो गया, पदार्थ रह गया, जड़ ही जड़। इसके साथ जुड़कर चेतना भी जड़ हो गई, क्योंकि वह भी पाठक के स्थान पर धन जड़ के पीछे भागने लगी। कला भाग समाप्त हो गया। यह कलम किसी का दिल नहीं छू सकती, स्वयं बेदिल है। पत्रकारिता निर्जीव बन गई। पत्रकार किसी को पत्र भी लिखे और दिल को न छू सके तो क्या समाज में कोई बदलाव ला सकता है? नहीं, अपना पेट भर सकता है बस। जब पढ़ने वाला लिखने वाले को नहीं पहचान सके तो लिखने की सार्थकता
आवश्यकता इस लुप्त होती हुई विरासत को फिर जीवन से जोड़ने की है। पत्र लिखने का अभ्यास शुरू होना चाहिए। हाथ से और पूर्ण मनोयोग से लिखें। जीवन में इस छोटे से संकल्प से मिठास की एक धारा बहने लगेगी। पीने वाले को तृप्ति की अनुभूति आपकी शक्ति होगी। मिठास से सींचने का यह अभ्यास भक्ति का ही दूसरा नाम है। पत्रकार चाहे तो इसे सहज ही प्राप्त कर सकता है, लाखों लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। इसी का सुख आने वाली पीढ़ी को मिलेगा।